Hi students. So till now we have already finished and discussed there are some topics we have finished in evolution, and the topic what we have finished, I think till the connecting link we have finished, and I believe I have finished atavism as well. So just have a very quick and a little bit quick revision of the last topic, then we'll move on to the next topic. Maybe the last video I was a bit slow at the end, so maybe you feel I was a little slow. Maybe repeating some things again and again. It happens. It happens. Later on I saw that. Okay, fine. So I will try to not to repeat the same thing again in this lecture, in the coming lectures, and also in this same lecture. So let us continue before we move on to the next topic, that is embryological evidences, which we need to understand the evolutionary processes and what is evolution actually. अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हमने पहले पढ़ा कि evolution क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लाइफ क्या है, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ पे कैसे हुआ लाइफ का ओरिजिन, जो शुरू में लाइफ का कंडीशन था, लाइफ जो फॉर्म था वो कैसा था, वो फिर सिंपल जो हमने पढ़ा था वो सिंपल फॉर्म था, यूनिसेलुलर था, उससे फिर धीरे धीरे कैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और हम जैसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है जैसे मैमल्स है वो कैसे बन गए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कैसे पता किया ये सब, तो उसके लिए कुछ एविडेंसेस है, हमारे पास कुछ एविडेंस है, हमारे पास कुछ प्रूफ है, हमने कुछ देखा है, हमने कुछ स्टडी किया है। तो उसी के बेसिस में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स जो डेवलप हो चुके हैं वो किस तरह से हुए, उसका क्या जो मतलब लिंक क्या है, वो कैसे बने, मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना कैसे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये हुआ कैसे। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, एविडेंसेस होना चाहिए। वही एविडेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो पहले हमने जो पहला एविडेंस है वो हमने डिस्कस किया था, जो पहला दूसरा एविडेंस है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला एविडेंस में हमने क्या डिस्कस किया था, we have discussed there is a morphological and anatomical evidences। तो morphological and anatomical evidences में हमने vestigial organs के बारे में डिस्कस किया था, analogous homologous organs के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको के साथ डिस्कस किया था atavism क्या होता है atavism। in some organisms certain ancestral characters are found। मतलब होता क्या है कि जैसे आप लोग सुने हुए, कभी-कभी आपने खबर में भी आता है some baby born with a tail, कभी-कभी खबर में आता है some baby born with a lot of hairs like chimpanzee or gorilla like that। तो ये जो हमें पता है कि हमारे केसेस में क्या था, हमारे केसेस में क्या है कि we used to have tail sometime in past, our ancestors used to have that, right। वैसे हमारे बॉडी में क्या था, हेयर्स थे पहले, अभी हेयर्स कम हो चुके हैं, है ना। तो हमारा वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक कभी-कभी किसी केस में वापस आता है, कभी-कभी फिर से वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब वापस डोमिनेट हो जाता है, या फिर वापस एक्सप्रेस हो जाता है किसी कंडीशन पे, किसी इंडिविजुअल में, है ना। अगर ऐसा होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं atavism और रिवर्सल कहते हैं, ठीक है। And also I think I have discussed with the connecting link, and you also I believe you have already studied connecting link, missing link in animal kingdom as well। तो मैंने भी डिस्कस किया था कनेक्टेड लिंक के बारे में, बिकॉज आई वाज bit slow in the last lecture, so I will just give you a very quick revision and quick understanding and quick overview about the connecting link, and rest you can study from the book and also from the from my notes, right। कनेक्टिंग लिंक्स क्या है, सिंपली देखो कनेक्टिंग लिंक्स किसको हम कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, उस एनिमल को कहते हैं, उस पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म को कहते हैं जो मतलब दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को वो उसके पास रहता है, मतलब कॉमनली होता है। मतलब मान लीजिए कि मान लेते हैं कि मैं हूं और मेरे पास क्या है, मैं अच्छा गाना भी गा सकता हूं और मैं अच्छा एक्टिंग भी कर सकता हूं। तो मेरे पास गायक जो मतलब सिंगर है उसका भी अच्छा मतलब क्वालिटी गाने का है, तो मेरे पास सिंगिंग क्वालिटी भी है जो कि नॉर्मली जो सिंगर होते हैं उनका होता है, और मेरे पास डांसिंग या जो कैपेसिटी है या डांसिंग जो क्वालिटी वो भी है, मतलब जो नॉर्मली किसका होता है, आपका एक अच्छे डांसर का, दोनों मेरे पास है। तो मतलब वैसा ही एनिमल किंगडम में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास दोनों ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, मतलब वो दोनों के
कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स है उनको रिजेंबल करते हैं, उनके पास होता है वो उनके पास वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो शो करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि शायद ये हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इंटरमीडिएटरी पार्ट हो इवोल्यूशन में, जिसे हम बोल सकते हैं कनेक्टेड लिंगो, मतलब जिस दोनों ग्रुप के साथ ये मैच कर रहा है, तो जो आपके सिंपल फॉर्म था उससे वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो ऑर्गेनिज्म बना, उसके बीच का जो ऑर्गेनिज्म, इंटरमीडिएट जो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म हम उसे मान सकते हैं। तो वैसा अगर है तो उसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। और कनेक्टिंग लिंक नॉर्मली जो होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अभी भी सर्वाइव कर रहा है और वो जो प्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिजेंबल करता है कैरेक्टरिस्टिकली, उसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। ध्यान देना आपको, कनेक्टिंग लिंक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिसिंग लिंक मतलब व्हिच इज ऑलरेडी डेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है स्टेटमेंट में, अगर ये आया तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। कोई क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ गया कि कनेक्टिंग लिंक लिविंग होना चाहिए कि नॉन लिविंग, मतलब डेड होना चाहिए, नॉर्मली जो सर्वाइव कर रहा है अभी प्रेजेंट डे में वैसे होना चाहिए, वैसा ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि पास्ट में था वो एक्सटिंक्ट हो गया, उसे हम कनेक्टिंग लिंक नहीं मानते वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो नेक्स्ट विल स्टार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट एविडेंस। हमारे पास जो दूसरा या जो दूसरे तरह के एविडेंसेस है अपार्ट फ्रॉम द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, तो हम उसकी बात करेंगे, एंड दैट इज योर एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। तो नाम से आपको पता चल रहा है एम्ब्रायोलॉजिकल मतलब एम्ब्रायो की बात कर रहे हैं, अर्ली डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द अर्ली डेवलपमेंट, जो अर्ली डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं किसके केस में, इन ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म के पास तीन आपके जो जर्म लेयर है वो जिनके पास होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम आई विल शो यू अ डायग्राम, वहां पे आपको मैं दिखाऊंगा कि जो एम्ब्रायोस के कुछ डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, देन इट विल मोर क्लियर टू व्हाट आई एम डिस्कसिंग। तो लेट अस स्टार्ट। सी द embryological evidences are based on comparative study of embryos of various animals। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस जो हम कह रहे हैं ना क्या है। हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने ये किया कि अलग अलग जो एनिमल्स है, अलग अलग जो आपके मतलब एनिमल्स है या ऑर्गेनिजम्स है, उनके जो एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज में जो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो का जो स्टडी है उसका जो फीचर्स है या उसका जो भी फीचर्स है, उसका जो भी मॉर्फोलॉजिकल या फिर जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, तो हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, कंपेयर किया। जैसे मान लीजिए कि हमने एम्ब्रायो स्टडी किया एक हैन का, फिर एक फिश का, फिर एक डॉग का, फिर एक शार्क का, तो हम सारे जो एम्ब्रायो है उसको हम कंपेयर करके हम ये पता करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इज देयर एनी रिलेशनशिप और नॉट, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चला, इस स्टडी से हमें पता चला पहला कि देयर इज अ सिमिलैरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट्स इन ऑल द एनिमल्स। क्या हमें पता चला कि जो शुरू का जो डेवलपमेंट होता है, जो अर्ली डेवलपमेंट होता है, उसमें मतलब किसकी बात कर रहे हैं, अर्ली डेवलपमेंट मतलब होता है इन ऑल लाइक इन ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल द फर्टिलाइज्ड एग दैट इज योर जाइगोट undergoes segmentation that is called cleavage, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, to produce a solid structure that is called morula, ठीक है। अब जो मेरुला है it develops into a single layer of hollow blastula। मेरुला जो है वो क्या बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ब्लास्टुला बनेगा, then later it changes into either 2 or 3 layered gastrula, ठीक है। पहले मेरुला बना, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर फाइनली आपके 3 layers वाले गास्ट्रुला बनेंगे, ठीक है। Then the animal have 2 layer of gastrula and after and at said अब देखो ऐसा हो सकता है उसके बाद 2 लेयर हो सकते हैं किसी एनिमल में, जैसे हमने पढ़ा था जो आपके बेसिक एनिमल किंगडम में पढ़ा था, पोरीफेरन्स, ठीक है, सेलेंट्रेटा, तो वो बहुत ही सिंपल एनिमल्स हैं, एनिमल ग्रुप है, फाइलम है। तो उसमें उस तरह के जो एनिमल्स उसमें क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा जो बेसिक एनिमल है। उसके बाद जो और कॉम्प्लेक्स एनिमल है हमने क्या देखा, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना। Then the diploblastic gastrula consists of ectoderm and endoderm, that we know,
एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड आल्सो मेसोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब स्टडी किया एम्ब्रायो, मतलब अलग अलग एनिमल्स के एम्ब्रायो को हमने जब स्टडी किया तो हमने क्या देखा कि अर्ली जो डेवलपमेंट है, शुरू का जो मतलब एम्ब्रायो जब जाइगोट से जो एम्ब्रायो बन रहा है उस समय जो डेवलपमेंट हमें दिखता है वो ज्यादातर एनिमल्स में लगभग सेम होता है, सिमिलर होता है। हमें पता ही नहीं चल सकता, हम पता ही नहीं कर सकते अगर हम शुरू के जो डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट वाले एम्ब्रायो को अगर हम रख दें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, लाइक मान लीजिए फिश का रख दिया, सैलमेंडर का रख दिया, टॉर्टोइस का रख दिया, चिक का रख दिया, मैन का रख दिया, तो हम पता नहीं कर सकते इजीली। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू I will show you the diagram, it will be very clear to you. It is very difficult to actually distinguish between the man embryo and the fish embryo and tortoise embryo or in case other embryo as well. ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चलता है सर? अगर एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रायोलॉजिकल जो अर्ली डेवलपमेंट है एम्ब्रायो का, उसमें अगर सारे लगभग सेम दिख रहे हैं, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, उससे हमें क्या पता चलता है? व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज। या सो हियर यू कैन सी that the zygote will form first, हमें पता है। उसके बाद क्या होगा? It will undergo a cleavage, then we get the blastula, that is blastulation. Then further the cleavage will be there, and we will get gastrula, that is after the gastrulation. Then the three germ layer structure, that is ectoderm, endoderm and mesoderm will get, and they have their fate already decided, that is which layer is going to have which layer is going to rise which organ। हमें पता है, हमने डिस्कस भी किया था इसको, बोलते हैं फेट मैप। मतलब हर एक लेयर जो जर्म लेयर है उससे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग पार्ट जो है बॉडी का वो बनेगा, है ना? ठीक है, सो दैट इज आल्सो ऑलरेडी डिसाइडेड। अब ये क्या शो करता है? Now this all these shows that all the highly evolved organism probably evolved from lower organism। तो ये एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडी से हमें क्या पता चलता है? हम क्या इसका कंक्लूजन कर सकते हैं इससे स्टडी करके? हम फर्स्ट कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि ऑल दी हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म। जो हम शुरू से कह रहे हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है उसी से धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो हमें एक्चुअली हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वो हुआ है। ठीक है, और एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडी करके भी मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करने के बाद भी हमें यही कंक्लूजन हमें मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट द अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, फिशेस टू मैमल्स। तो अगर हम जो भी मैं आपको अभी जो डायग्राम दिखाऊंगा उसमें और क्लियर होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? व्हेन वी कंपेयर द एम्ब्रायो ऑफ द फिश टू मैमल, इट इज विजिबल दैट द सेम स्ट्रक्चर इन अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, लाइक दे have tail, gill slits, development of eyes and earbuds are also exactly the same। मतलब हम जब अर्ली डेवलपमेंट देखेंगे एम्ब्रायो का अलग अलग एनिमल्स का, फिशेस से लेके मैमल्स तक, तो हमें क्या क्या मिलेगा सिमिलैरिटीज? बिल्कुल टेल, गिल स्लिट, ठीक है, आईज, ईयरबड, ये सब बिल्कुल सेम दिखेंगे हमें सारे एनिमल्स में जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, so that is also one of the embryological evidence of the embryological development, or we can say the evolutionary evidence of embryological development, right? Now the temporary embryonic structure, like presence of egg, tooth in case of birds, and this tooth structure get lost before they hatch। जैसे कुछ टेम्पोररी एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर है जो हमें देखने मिलेगा, जैसे बर्ड के केस में हम देखते हैं कि एग टूथ होता है जो कि धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, इट इज एक्चुअली लॉस्ट कब? हैच के पहले। ठीक है, वैसे दे हैव रेप्टिलियन स्ट्रक्चर्ड एम्ब्रायो इन द एग। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? ये जो एग टूथ वाला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज में हमें दिखता है, किसमें? बर्ड में। और वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? रेप्टाइल का। ठीक है, जो कि हमको एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज में हमें दिखता है। तो हम इससे भी हम ये पता कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद हम आगे पढ़ेंगे कि रेप्टाइल्स आर ग्लोरिफाइड लाइक बर्ड्स। आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में क्यों हम कहते हैं। आर्केप्टेरस बोल के एक फॉसिल हमें मिला था, उससे हम ये उसके बाद हमने ये स्टडी किया, तो और बाद में हमें ये पता चला, हमने ये माना कि रेप्टाइल से ही
बर्ड्स एक्चुअली इवॉल्व करके बर्ड्स बना है रेप्टाइल से। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको लग रहा होगा कि सर रेप्टाइल्स तो रेंगने वाले प्राणी है, मतलब दे आर लाइक they are tetrapod, and from a normal tetrapod how the bird is actually evolved and how they start to fly. So that is very interesting, we'll discuss. So यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के समय, वो किसी और ग्रुप ऑफ एनिमल के साथ मैच कर रहा है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि शायद वो जो ग्रुप ऑफ एनिमल है उससे जो हमारा प्रेजेंट ग्रुप ऑफ एनिमल है, इन दिस केस राइट नाउ इट इज बर्ड, वो शायद उनसे इवॉल्व हुआ होगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जो रेप्टाइल्स को दे आर सॉरी बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, बर्ड्स को हम कहते हैं ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। सो देयर वाज लिटिल बिट मिस्टेक, सो प्लीज करेक्ट। तो बर्ड्स जो है हम क्या कहते हैं, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ठीक है, तो हम क्यों कहते हैं ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, क्योंकि जो बर्ड है वो बेसिकली हम ये मानते हैं आफ्टर ऑल ऑफ दिस एवोल्यूशनरी स्टडीज कि वो शायद रेप्टाइल से इवॉल्व हुए थे। तो आगे चल के मैं जब आपको आर्कियोप्टेरस जो हमको फॉसिल मिला था उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको भी ये चीज क्लियर होगा कि हम ऐसा क्यों मानते हैं। देयर इज सम रीजन, ऐसा नहीं है कि हमने सीधा मान लिया जो रेप्टाइल्स है उससे बर्ड जो है वो इवॉल्व हुए होंगे, ऐसे ही नहीं माना हमने। हमने जो एविडेंसेस है, फॉसिल्स है, उसको हमने स्टडी किया, तब जाके हम जैसे अभी एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडी में हमने भी देखा कि जो रेप्टिलियन कैरेक्टर्स है वो हमें एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट में दिखता है बर्ड्स के। ठीक है, so before I move on I will show you a diagram. Yeah, this is the diagram. So आप मुझे बताओ, if I only ask you to see the first line A B C D E, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप सिर्फ ये फर्स्ट लाइन, नीचे कोई भी लाइन मत देखिए, सिर्फ ऊपर वाला जो पहला है ये अर्ली डेवलपमेंट जो है एम्ब्रायो का वो रिप्रेजेंट करता है। क्या आप मुझे देख के बता सकते हो कि कौन सा एम्ब्रायो है वो ह्यूमन का है, कौन सा चिक का है, कौन सा फिश का है, बता सकते हो क्या? It is very difficult. You cannot. Those who are highly expert and have studied the embryo, those who are embryologists, and they have spent their years of after years of experience, they can do it, but we can't. And that is also, it is not easy for them that to study in detail. Then only they can describe. Okay. तो बहुत मुश्किल है। आप देखो बहुत ही कम डिफरेंसेस है, मैक्सिमम आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट लेयर पे हमें थोड़ा बहुत तो पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको पता नहीं कर सकते, फिर भी हम इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, और फाइनली अगर हम थोड़ा लाइक एडवांस डेवलपमेंट में हम जाएंगे, अगर हम थोड़ा और देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी इस स्टेज में, अभी जिस स्टेज में लास्ट लेयर लाइन जो है आप उस पे अगर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है फिटस, ये क्या है ना? पहला वाला फिश है, दूसरा वाला सैलामेंडर है, तीसरा वाला टॉर्टॉइस है, उसके बाद वाला चिक है और लास्ट वाला ह्यूमन है। अभी आप बता सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ऊपर अगर जाएंगे हम, अगर हम सिर्फ पहले लेयर को देखेंगे और नीचे वाले को नहीं देखेंगे तो हम ये नहीं बता सकते कि दोनों महीनों में क्या इनकी जो है किस एनिमल का एम्ब्रायो है। तो यही हम देख रहे हैं, इसी के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश between these animals in the early embryonic development, it shows कि हमारा जो origin है, हमारा जो development है complex organism बनने का, वो simple organism से start हुआ है, वहीं से आया है धीरे धीरे। तो ये भी एक evidence है। ठीक है, चलिए we'll move on to the next topic under the same next subtopic under the same topic. So let us start. Recapitulation theory. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसको प्रपोज किसने किया था, वॉन बेयर। ठीक है, सो वॉन बेयर वाज द पर्सन साइंटिस्ट हु एक्चुअली प्रपोज्ड दिस थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द जनरल स्ट्रक्चर फ्रॉम फर्स्ट एंड फॉलोड बाय द स्पेशल स्ट्रक्चर और द लाइक जनरल स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द वर्टिब्रेट्स मींस द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एक्सियल स्केलेटन, देन आयोटिक आर्चेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्पेशल फीचर्स लाइक फेदर्स इन बर्ड्स, ठीक है, मतलब जनरल जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज फॉलोड बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड जनरल स्ट्रक्चर है, ब्रेन जनरल स्ट्रक्चर है, एक्सियल स्केलेटन जनरल स्ट्रक्चर है, आर्टरी स्ट्रक्चर जो है जनरल स्ट्रक्चर। लेकिन
फेदर्स, ये क्या है, बर्ड्स में जो फेदर्स होते हैं वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है। देखो आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि जो बर्ड जो हैं दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड, द बॉडी ऑफ द बर्ड इज एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, उसको हम बोलते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन। अगर आप देखोगे कि बर्ड का जो विंग है वो क्या है, बर्ड का फोर लिम्ब है, जो फोर लिम्स है वो मॉडिफाई होकर विंग बन गए, उनमें फेदर्स आ गया एंड द फेदर्स आर आल्सो हैविंग इंटरलॉक कनेक्शंस, तो all the feathers are are connected to one another. As a result, it is forming a sheath-like structure which help them when they are flying, right? Even though the lungs is also modified, which is providing which is having extra sacs, air sac in the lungs, that also you have already studied in animal kingdom. Then their bones are pneumatic bones. That means the birds, they have bones for, fluffy bones, means the bones are having air cavities, which is also helping the birds to reduce the weight. So there are many features, many very characteristic features they have developed, the birds have developed. Which type of features? Specialized features, not general features. General feature क्या है? टेट्रापॉड में क्या होना चाहिए, हमने पढ़ा था जनरल फीचर एनिमल किंगडम में। टेट्रापॉड मतलब फोर लिम्स होने चाहिए, हाइंड लिम्ब होने चाहिए, देयर विल बी फोर लिम्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेट्रापॉड। लेकिन बर्ड में तो बर्ड भी टेट्रापॉड है, ठीक है, लेकिन उनमें क्या है, उनमें जो मॉडिफिकेशन हो गया, उनका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो स्पेशलाइज। तो क्या कहता है इस थ्योरी कि पहले जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो होगा, उसके बाद वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मॉडिफाई होके अकॉर्डिंग टू द नीड इट कैन आल्सो further develop into specialized characteristic features. Like an example in case of birds, that is feathers, ठीक है ना। Now in case of mammals there would be hairs, और मैमल के केस में क्या हो सकता है, वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, हेयर हो सकता है, ठीक है। एंड इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन द रिकैपिचुलेशन वाज मॉडिफाइड एंड इट पुट फोर्थ इन डिफरेंट नेम, एग्जांपल बायोजेनेटिक लॉ। जो रिकैपिचुलेशन थ्योरी है इसका दूसरा नाम है बायोजेनेटिक लॉ, and the different name and this different concept was given by the same concept with different name was given by Ernest Haeckel. He was a scientist who gave this term biogenetic law. ये क्या कहता है? It says ontogeny repeats phylogeny. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। Ontogeny repeats phylogeny. जिसको हम मतलब ये बायोजेनेटिक लॉ है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मतलब क्या है इसका, ontogeny repeats phylogeny मतलब क्या है? देखो ontogeny का मतलब होता है, एक मींस क्या होता है इसका मतलब कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जो नॉर्मल डेवलपमेंट, उसका जो खुद का जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द जाइगोट टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, देन फाइनली टू द कंप्लीट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, राइट, वो होता है ऑन्टोजेनी। फाइलोजेनी मतलब द एंसेस्ट्रल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इट्स ओन डेवलपमेंट। और मतलब इसमें आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें आपको ये समझना होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा मैं क्या कह रहा हूं। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट मे बी कंफ्यूजिंग समटाइम। देखो सिंपल सी बात है, ये जो आपका ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी है, जिसको हम रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं, बायोजेनेटिक लॉ, उसको अगर हम कुछ लाइन में और सिंपली डिफाइन करेंगे, समझाएंगे तो क्या कहेंगे? सी दिस मींस ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी मींस एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स ओन डेवलपमेंट goes through the ancestral development। समझ में आया? वापस उस डायग्राम में चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। चलिए उस डायग्राम हम देखते, उस डायग्राम में वापस चलते हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, मतलब जब कोई भी एनिमल अपने अर्ली डेवलपमेंट में रहता है, जब खुद का जो डेवलपमेंट होता है उसका, मतलब जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, फिर एम्ब्रायो धीरे धीरे बड़े होके मतलब डेवलप होके फाइनली उस वो ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना। तो जब ये सब होता है तो जो एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना, तो हम इसे ऐसा मान सकते हैं, इट इज एक्चुअली क्विक एक review, or what we can say recap, a quick recap of our ancestral or evolutionary processes what we have gone through। मतलब आप
जो अर्ली डेवलपमेंट देख सकते हो फर्स्ट लाइन में, इसमें हम क्यों नहीं पता कर सकते कि कौन सा एनिमल है? इसलिए नहीं पता कर सकते क्योंकि ये सारे हमारे जो एंसेस्ट्रल डेवलपमेंट के समय, मतलब जो हमारे एंसेस्ट्रल जो एनिमल था, बिल्कुल सब, क्योंकि एक ही या कोई एक कॉमन सोर्स से ये सारे अलग अलग एनिमल बने हैं, ये हमेशा याद रखना है हमें। ठीक है, सो एक कॉमन जो सोर्स था वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से अलग अलग एनिमल अलग अलग एनवायरमेंट में, अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग तरीके से बन गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन वो चीज हम देख सकते हैं जब हमारा डेवलपमेंट होता है ना, वहां पे हमें वो सारी चीजें वापस दिखती हैं, जो हमारा एंसेस्ट्रल डेवलपमेंट हमने जहां से स्टार्ट किया था और हम जहां तक अभी आए हैं, हमने जहां तक इवॉल्व किया है, वो सब हमें एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के समय दिखता है क्लियरली। ठीक है, और इसी को, ये जो हमारे पास एक स्पेशल फीचर है जिसमें हम अपने एंसेस्ट्रल जो भी एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं, जिस जिस स्टेजेस के थ्रू हम ग्रो करके, इवॉल्व करके फाइनल, अभी अपने जो फाइनल कॉम्प्लेक्स स्टेज है वहां तक पहुंचे हैं, वो सारा स्टेजेस, वो सारा प्रोसेसेस, वो सारा चीज हमें अपने एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट में दिखता है। जस्ट लाइक हम जब देखते हैं ना हमारे अपनी मूवीज में फ्लैशबैक, तो वही हमारे जो इवोल्यूशनरी फ्लैशबैक आप कह सकते हो, जो हमें एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के समय दिखता है। इसीलिए हम ये फर्स्ट लाइन जो है, ये अर्ली डेवलपमेंट के समय हम किसी भी एनिमल्स को अलग, या मतलब अलग नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट दे आर लुकिंग सेम, राइट? सो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बायोजेनेटिक लॉ, और इसी को हम कहते हैं कि ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन। This means an organism during its own development goes through the ancestral development. समझ में आया ना? मतलब हम जब अपने एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट पे होते हैं, कोई भी हम एनिमल, तो प्रेजेंट जो हमने अभी तक अचीव किया है, हम जिस स्टेज में, जैसे हम मैमल्स हैं, तो हम अभी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल है, लेकिन हम जिस रूट से, जिस कॉमन सोर्स से अब तक यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक इवॉल्व किए हैं, वो सारा एंसेस्ट्रल जो डेवलपमेंट है, वो हमें अपने एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट में वो सब दिखेगा, जस्ट लाइक ए फ्लैशबैक इन द एवोल्यूशन। ठीक है, हमें वो दिखता है, वो सारे डेवलपमेंट, मतलब हम शुरू करते हैं अपना, जब हमारा जब डेवलपमेंट होता है जाइगोट से, और फाइनली जब हमारा जो मेन स्टेज है, मेन जो आपका कंप्लीट ग्रोन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, प्रेजेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, वो जो डेवलपमेंट होता है वो शुरू होता है बिल्कुल सिंपल और उसी स्टेज से जहां से हमने इवॉल्व करके यहां तक पहुंचा है। तो वो इट विल एक्चुअली repeat the ancestral development just like that, or just the same way, the way we actually evolved. I hope it is clear. Next is, जैसे हम देखेंगे क्या क्या है, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गन डेवलपमेंट है, एग्जाम्पल हार्ट कर लेते हैं। As we know that the mammalian heart is fourth chambered, हमें पता है कि mammalian heart कितना है चेंबर का होता है, fourth chambered, but when it develops, it grows from 2 chambered to 3 chambered, then it is finally come into 4 chambered heart, that is in birds and in case of mammals. ठीक है, वैसे ही similar types of development can be seen in case of brain and kidney. जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी दिखाया था कि जो फिशेस हैं उसमें 2 चेंबर हार्ट था, उसके बाद जो एम्फीबियंस उसमें 3 चेंबर्स हुआ, रेप्टाइल्स में 3.5 चेंबर्ड हुआ, एंड फाइनली मैमल्स में या बर्ड्स जिसको हम एप्स कहते हैं, उसमें हमें क्या मिला कि 4 चेंबर्ड हार्ट बना। सो we have started from 2 chambered in fishes and we have evolved and we have developed 4 chambered heart in mammals, लेकिन हम स्टार्ट कहां से किए हैं? 2 chambered heart से, है ना? तो वैसे ही हमें ब्रेन में भी वैसा हमें इस तरह का डेवलपमेंट देखने मिलेगा, किडनी में भी ऐसा डेवलपमेंट देखने मिलेगा, और भी बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में जिसमें भी हमें ये सेम जो डेवलपमेंट, एवोल्यूशनरी जो चेंजेस है वो हमें दिखेंगे, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, फाइन। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और द नेक्स्ट टाइप ऑफ एविडेंसेस on the basis of which we can actually
it is also one of the evidence which support the evolution actually. तो हमने morphological anatomical पढ़ लिया, हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ लिए, तो अभी हम पढ़ेंगे पैलिएंटोलॉजिकल। तो नाम से पता चल रहा होगा पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बर्ड जो है वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि रेप्टाइल से बर्ड जो है वो इवॉल्व हुए हैं। बिकॉज हमारे पास एक फॉसिल है, हमने एक फॉसिल हमें एक मिला था जिसका नाम हमने रखा है आर्कियोप्टेरस, और वो जो फॉसिल है वो क्या था? What we can say that this that what we have actually observed, हमने ये देखा कि वो जो फॉसिल है उसके पास जो रेप्टिलियन कैरेक्टर्स भी थे और बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स थे। तो वो कंप्लीट रेप्टाइल भी नहीं था और कंप्लीट बर्ड भी नहीं था, लेकिन बर्ड्स के कैरेक्टर्स थे, फीचर भी थे, उसके फेदर्स भी थे, विंग्स थे। बट उसमें रेप्टाइल जैसे जो स्ट्रक्चर जैसे टीथ थे, उसके बाद उसके क्लॉज थे और ये बहुत सारे फीचर्स है वो रेप्टाइल के जैसे थे। ठीक है, तो वैसे एविडेंसेस जो अभी हमने मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस पढ़ा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ा, तो अभी हम क्या करेंगे? हम फॉसिल स्टडी करेंगे। और मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं यहाँ पे कि मैक्सिमम जो भी हम जो इवोल्यूशन में देखते हैं ना, जो हम पढ़ते हैं, जो हम समझते हैं, उसमें ज्यादातर जो पार्ट है हम अभी देखते हैं जिसके बेसिस पे हम ये थ्योरीज लाते हैं। जैसे हमने ह्यूमन इवोल्यूशन भी हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां पे भी आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी एक्चुअली ट्राई टू study the fossils what we have collected from different parts of the world, and we try to link them up and try to actually find road map, and we try to explain the process of the evolution for a particular kind of animals. हम आगे पढ़ेंगे हॉर्स के बारे में, पढ़ेंगे भी पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस में ही देखेंगे कि हॉर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है? फॉसिल स्टडी। एक्चुअली हम क्या करते हैं? वी आर डूइंग फॉसिल स्टडी, and on that basis we can understand the course of evolution, how it actually happened. ठीक है, तो so let's start. So the first thing we'll discuss, that is your paleontological evidences, and what is paleontological evidences? That is from the fossils record, it has been concluded that evolution has taken place from simple to complex in a gradual manner. ठीक है, तो हमने फॉसिल्स को स्टडी किया तो हमने ये पाया कि यहाँ पे भी हमने वही सेम चीज, देखो हर जगह पे हमने वही सेम चीज देखा कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हुआ है, वो हमें फॉसिल्स से भी वही कंक्लूजन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो पक्का है कि जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हम अभी देखते हैं अपने बायोस्फीयर में, व्हाट देयर एग्जिस्टिंग, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स व्हिच आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग, the complex and the most advanced and the complex animals, they all are evolved from the simple type or the simple form. ठीक है, अब देखो ये जो फॉसिल्स है वो हमें मिलता कहां से है? ठीक है, हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिल सकता है, या फिर हमें क्या है, हम वी कैन आल्सो गेट द सेम कंप्लीट एनिमल एज वेल, इसका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो हमें मिल सकता है, या हमें इंप्रेशन मिल सकता है ऑन रॉक्स। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स आर देयर। ठीक है, so we study the fossils and then we try to understand the evolutionary process for a particular animal. ठीक है, so the paleontological evidences is based on the evidences of fossils or the study done on the fossils. The fossils are the remain of organisms by means of skeleton, bones or some time impressions which were existed long time back, maybe thousands of years. ठीक है, तो फॉसिल्स क्या है? फॉसिल मतलब मान लीजिए कि कोई एनिमल है वो बहुत साल पहले, हजारों साल पहले धरती पर रहा करता था, तो उसका जो हमें स्केलेटन मिला, सो दैट इज आल्सो फॉसिल। ठीक है, देन उसी किसी दूसरे एनिमल्स को हमें क्या मिला? सिर्फ बोन मिला, स्केलेटन नहीं मिला, या मान लीजिए सिर्फ हेड पार्ट मिला, या फिर कोई भी एक पार्ट मिला, तो दैट विल बी आल्सो कंसिडर एज अ फॉसिल। और क्या भी क्या होता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उनमें जो प्रॉपर जो एंडोस्केलेटन वो नहीं होता है ठीक से, तो उनका कुछ जो इंप्रेशन है वो सेडिमेंटरी रॉक्स में बहुत सालों से वहीं पे वो प्रिजर्व रहता है, तो वैसे जो इंप्रेशंस है वो भी हमें मिल जाते हैं, तो उसको भी हम स्टडी करते हैं, है ना। और हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि जो फॉसिल है ये कितना पुराना है, हम उसका डेट करते हैं, उसका जो डेट है वो निकालते हैं, उसका जो एज है हम निकालते हैं,
डेट नहीं है, एज जो हम निकालते हैं बाय ए प्रोसेस कॉल्ड कार्बन 14 डेटिंग, जो आपको पहले भी पता होगा, है ना। सो द टेक्निक इट वाज गिवन बाय लेबे, ही वाज अ साइंटिस्ट, and the father of paleontology was we can call it the father of modern paleontology was गिंचुएवा, ठीक है। अब हम पहले भी मैंने आपको बताया था कि who was नो, यहाँ पे एक चीज हमको और बताना है, मुझे बताना है आपको, दी फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी इज योर Ginchuevo, but the father of paleontology was or Leonardo Vinci, और लियोनार्डो, हाँ OR पहले लगेगा, और लियोनार्डो विंसी, और लियोनार्डो विंसी, ठीक है ना। फर्स्ट द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हम जो पहला फॉसिल या जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज योर आर्कियोप्टेरस, ठीक है। अब आर्कियोप्टेरस को क्या हमको इसको मिसिंग लिंक मानते हैं। क्यों मानते हैं? एक तो वो प्रेजेंट डे में सरवाइव नहीं करता, आर्कियोप्टेरस अभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, दे आर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर नॉट सर्वाइविंग इन द राइट नाउ इन द प्रेजेंट टाइम, दे आर नॉट देयर, बट दे एग्जिस्ट। व्हेन वी स्टडी द फॉसिल तो हमें क्या मिला कि हमें देखा कि वो उसके पास रेप्टिलियन कैरेक्टर्स भी है और एवियन कैरेक्टर्स, मतलब बर्ड्स, एवियन मतलब बर्ड्स, एव्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लेकिन वो एनिमल अभी एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसे हम क्या मानते हैं? वो मिसिंग लिंक है, ठीक है। तो रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमने वो क्या हमने देखा उनके अंदर, हमने देखा कि रेप्टाइल्स में दांत होते हैं, टीथ होते हैं, तो हमें वो टीथ जो है वो हमें आर्कियोप्टेरस में दिखा। मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा जस्ट आफ्टर द डिस्कशन नाउ। और एवियन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या मिला? बीक, जैसे बर्ड्स के बीक होते हैं वो हमें मिला, वैसा बिग टाइप स्ट्रक्चर। विंग्स दैट आल्सो वी हैव सीन। देन what else we got? We got 3 fingers and 4 toes। तो यहां पे थोड़ा सा आपको लिखना होगा, आई थिंक आई मिस्ड, दिस इज 3 finger 4 toes, TOES, 4 toes, ठीक है। तो वो है 4 toes है। देन नेक्स्ट इज अगर आप रेप्टिलियन कैरेक्टर्स में देखोगे तो उसमें एक तो टीथ था, दूसरा है फ्री कॉन्ड्रल वर्टिब्रे। तो यहां पे CHONDRAL, तो यहां पे लिख लीजिएगा ये CHONDRAL, कॉन्ड्रल, फ्री कॉन्ड्रल वर्टिब्रे। तो जो वर्टिब्रे था, ईच वर्टिब्रे, जो एक वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रे, तो उसमें जो वर्टिब्रे था उसका मतलब जो उनके केस में था वो किस टाइप का था? वो था फ्री कॉन्ड्रल वर्टिब्रे, ठीक है, उस टाइप का वर्टिब्रे था जो कि एक रेप्टाइल का फीचर है। देन प्रेजेंस ऑफ क्लॉज इन द डिजिट। रेप्टाइल के केस में क्या होता है? दे हैव क्लॉज इन देयर डिजिट। वैसे ही इनके केस में भी हमने क्या देखा कि जो क्लॉज है उसमें जो डिजिट्स है उसमें क्लॉज है, ठीक है। और क्या है हमने एवियन कैरेक्टरिस्टिक देखा? स्टर्नम वाज कील्ड। अभी देखो कील्ड स्टर्नम मतलब आपने पढ़ा होगा फिर से एनिमल किंगडम में, आई बिलीव आपने पढ़ा होगा कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कील होता है बिकॉज ऑफ the way the bones of the ribs are coming and attached, it should be killed, ठीक है, कील स्ट्रक्चर होता है। तो जो कील स्ट्रक्चर होता है वो इनको मदद करता है, like to they actually help to attach the other bones, right? And for that purpose the sternum is actually keeled, ठीक है। So I believe you have studied in animal kingdom as well. So यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है। So these are the different types of characteristic feature which were common, which were present in Archaeopteryx, which actually
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एवियंस। तो आर्कियोप्टेरस जो था उसमें रेप्टाइल्स के भी फीचर्स थे और उसमें बर्ड्स के भी फीचर्स थे, इसीलिए हम इसे, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करता तो इसीलिए हमने इसको अभी मिसिंग लिंक मान लिया है। So this is one of the reason that what we because of this actually we consider that the birds must have evolved from reptiles, इसीलिए हम birds को glorified reptiles भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसी मिसिंग लिंक का, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे टेरिडोस्पर्म। अगर हम टेरिडोस्पर्म का एग्जांपल लेंगे, देखो ये जो फॉसिल्स हमें मिला था, इट शोज द कैरेक्टर्स ऑफ फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म। ये जो हमें मिला था, इट्स फ्रॉम द प्लांट ग्रुप, ये प्लांट ग्रुप का था। तो उसमें हमने जो हमें फॉसिल मिला उसको हम बोलते हैं टेरिडोस्पर्म्स, जो कि दो अलग अलग प्लांट ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो रिजेंबल करता है। क्या क्या, फर्न्स का जो है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिजेंबल करता है। फर्न्स का जो कैरेक्टर है स्पोर्स, ठीक है, व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन फर्न्स फॉर रिप्रोडक्शन, वो हमें टेरिडोस्पर्म में मिला था। और प्रेजेंस ऑफ सीड एंड सेकेंडरी ग्रोथ, जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ हमें मिलता है, फर्न में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ भी हमें दिखा, ठीक है। और सीड भी हमें मिला, सीड भी हमें मिला किसमें, टेरिडोस्पर्म में। तो ये दोनों एनिमल जो प्लांट ग्रुप है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉमन हमें मिला किसी एक पर्टिकुलर प्लांट जो है, जो फॉसिल जो उसमें, ठीक है। तो इसको हम फिर से क्या मान सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ मिसिंग लिंक, ठीक है। So I will show you the Archaeopteryx and I will discuss, and today we'll try to finish it and we'll discuss this much and we'll move on next video lecture, we'll move on to the next topic. अब ये जो है डायग्राम है, this is the typical diagram of the Archaeopteryx or the fossil what we have got. बिल्कुल यहाँ पे आप देखिएगा जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमें फॉसिल जो है ना बिल्कुल इसी पोजीशन में मिला था। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि रेप्टिलियन जो कैरेक्टर्स है, क्लॉड डिजिट्स, हमने बात किया था कि इनके जो डिजिट्स है उसमें क्लॉज होते हैं, है ना, तो वो क्या है, रेप्टिलियन कैरेक्टर्स है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जॉ जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें टीथ है। अगर इस डायग्राम में नहीं है तो आपको मैं बोलूंगा आप गूगल में जाइए और आर्कियोप्टेरस का जो रियल जो इमेज है वो आपको शायद मिल जाए। तो उसपे अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये टीथ वहां पे भी दिखेगा, यहाँ पे शायद उतना क्लियर नहीं है, बट इनके जो बीक है उसमें टीथ भी था। सो जो टीथ है वो रेप्टिलियन कैरेक्टर है, ठीक है। और क्या है, पेल्विक गिरिल था, जो भी वो भी फिर क्या है, वो भी रेप्टिलियन कैरेक्टर है। देन टेल वर्टिब्रे, जो टेल था उनके पास, मतलब वर्टिब्रे जो है, जो टेल वर्टिब्रे है वो बिल्कुल जैसे रेप्टाइल्स में होते बिल्कुल वैसा था, ठीक है। और क्या है कि फेदर्स थे। अभी जो फेदर्स है ये तो बर्ड्स का कैरेक्टर्स हो गया ना, ये तो रेप्टाइल्स का नहीं है, ये तो किसका कैरेक्टर्स है, ये बर्ड्स का कैरेक्टर्स है। सो यहाँ पे सारा जो कंफ्यूजन है, यहाँ पे सारा जो लाइक व्हाट वी कैन से द क्वेश्चन अराइजेस कि फेदर्स क्यों था, अगर ये रेप्टाइल्स है तो उसको फेदर्स की जरूरत क्या है, अगर फेदर्स है तो ठीक भी है, लेकिन बीक क्यों है, बीक तो बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, चलो बीक है लेकिन बीक पे तो बर्ड्स को तो टीथ नहीं होते, लेकिन इनमें तो टीथ भी है, बीक है और बीक में टीथ है। कौन सा ऐसा बर्ड है दुनिया में जिसके बीक के साथ उनको टीथ भी होता है, नहीं होता है। बर्ड्स का कोई टीथ नहीं होता, बर्ड दे डोंट पोजेस एनी टीथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार मतलब ऑर्गेनिज्म हमें मिला, एनिमल मिला जिसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के। और इसी से हमने ये माना, और हमने और भी इस तरह के और भी हमें फॉसिल्स मिले। ये तो पहला फॉसिल था, इसीलिए हम इसकी बात हम बहुत करते हैं। This is the Archaeopteryx, and then there are many other fossils also we have studied, and we have concluded that the birds must have evolved from reptiles. So that is why we consider and we said that birds are nothing but glorified reptiles. ठीक है? So this is all about your evidences of or phylatological evidences and some examples we have discussed.
and we will continue with the paleontological evidences, and I will discuss one more no, I will discuss one example, that is horse के बारे में हम देखेंगे और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले हम एक थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है जिससे हमें कवर करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम ये देखेंगे कि व्हाट इज फाइलोजेनेटिक लीनिएज। तो देखो ऐसा है कि हम फॉसिल जो हमें मिला है जो अलग अलग एनिमल्स का, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एनिमल्स के जो भी रिक्वायर्ड फॉसिल्स है उनके अलग अलग ईरा में अलग अलग समय में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन हमें अलग अलग जो फॉसिल्स मिलना चाहिए अलग अलग समय में, वो हर एनिमल्स के केस में पॉसिबल नहीं है। कुछ एनिमल्स में हमें मिला है तो हमने वो सारे जो फॉसिल्स है उसको हमने स्टडी किया है और उसको एक सीक्वेंस में डाल के हमने उसको कंपेयर करके हमने देखा, तो हमें बिल्कुल जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उस पर्टिकुलर एनिमल का वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमें मिला। लेकिन ये हमेशा हर एनिमल के साथ हमें नहीं हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास सारे एनिमल्स के उस तरह के जो फॉसिल रिकॉर्ड वो हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मिला है। जैसे बर्ड्स में हमें उस तरह के बहुत ज्यादा जो फॉसिल रिकॉर्ड है जो ये प्रूव कर दें एकदम क्लियरली और सीक्वेंसली कि हाँ रेप्टाइल से ही बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स है जैसे हॉर्स उनमें से एक है जिसके केस में हमें ज्यादातर जो भी इंपॉर्टेंट फॉसिल्स है जिसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं और एक सीक्वेंस पे रखे उसे हम कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं, वो हमें मिला है। तो हम पढ़ेंगे इसके बाद उसको और बाय दैट विल फिनिश। हमने और भी दूसरे एनिमल्स जैसे एलिफेंट है, कैमल है, वो भी हमने उस तरह के एनिमल्स का जो फॉसिल्स है वो भी हमें अच्छे से मिला है और हमने उसको भी अच्छे से स्टडी करके उसको सीक्वेंस में रखा है और उसको कंपैरेटिवली स्टडी करके हमने समझा है उस पर्टिकुलर एनिमल का इवोल्यूशनरी प्रोसेस, वो क्लियर पिक्चर देता है। तो उसके पहले हमें तो ये समझना होगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, उसको डिस्कस करने से पहले, उस टेबल को समझने से पहले। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब सी इट इज लाइक डिवीजन ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। हमने क्या कर दिया ना, जब से धरती एग्जिस्ट करता है, जब से अर्थ बना है, तब से लेके अब तक हमने इस पूरे समय को, पूरे जो टाइम को है ना, हमने इसको अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया है। फिर अलग अलग जोन को अलग अलग फर्दर डिवाइड कर दिया है। फिर फर्दर उस जो आपका डिवीजन है उसको भी फर्दर डिवाइड किया अपने कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए, है ना। तो उसी को बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो पहला जो बेसिकली हमने डिवाइड किया है, पूरा जो अर्थ का हिस्ट्री है उसको हमने 6 ईरा में डिवाइड किया। पहला जो है ईरा उसको हम कहते हैं एजोइक ईरा, जिसको बोलते हैं नॉन लिविंग ईरा भी बोल सकते हैं, उस समय जब लाइफ फॉर्म नहीं हुआ था, जब मतलब जो हमने डिस्कस किया था शुरू में, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, एटमॉस्फेयर वो रिड्यूसिंग था, बहुत ही ड्रास्टिक एंड बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन था उस समय एटमॉस्फेयर का, सॉरी हमारे अर्थ का, तो उसको बोलते हैं एजोइक ईरा। देन आर्कियोजोइक ईरा, देन प्रोटोप्टेरोजोइक ईरा, देन पैलियोजोइक, देन मीजोजोइक, देन सिनोजोइक। अब ये जो तीनों है ना, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सिनोजोइक, ये जो है ये तीन लास्ट वाले जो ईरा है, ठीक है, इसको एक्चुअली ये जो ईरा है इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मॉडर्न ईरा मान लिया। मतलब इसका जो टाइम पीरियड है ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। ठीक है, हमने इस टाइम पीरियड मतलब मान सकते हैं कि जब से धरती बना है उसका आधे समय के बाद वाला ये सारा जो ईरा है वो हम कंसिडर करते हैं, तो इसको हम मानते हैं मॉडर्न ईरा मानते हैं। ठीक है, ये तीनों पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक, इसको मानते हैं मॉडर्न ईरा। ठीक है, अब ये जो मॉडर्न ईरा है पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है, इसको फिर से डिवाइड किया है, किसमें, पीरियड्स में डिवाइड किया है। सो ईरास को हमने किसमें डिवाइड किया है, फर्दर पीरियड्स में। ठीक है, और पीरियड्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है इपॉच में। ध्यान से समझना इसको, पहला हमने अर्थ के हिस्ट्री को 6 ईरा में डिवाइड कर दिया, जो लास्ट वाले 3 ईरा है उसको हमने मॉडर्न ईरा मान लिया, और उस मॉडर्न जो 3 ईरा है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया, उसको हम बोलते हैं पीरियड्स, और पीरियड्स को हमने फर्दर डिवाइड किया, उसको हम बोलते हैं इपॉच। ठीक है, समझ में आया ना, तो इसी को बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, सो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम जो डिस्कस करेंगे हॉर्स के इवोल्यूशन के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स इन डिटेल वी विल स्टडी, और हम देखेंगे कि हमारे पास हॉर्स के क्या क्या फॉसिल्स हमें मिला और हमें उनमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला, और हम उसको
इंटरलिंक कैसे करके हमने वो कंपेयर करके कैसे पढ़ा और हमने ये कैसे समझ में हमें आया कि ये जो हॉर्स है वो कैसे मतलब इवॉल्व कैसे किया, वो हम उसको समझेंगे बाय स्टडीइंग द फॉसिल्स। पैलेontological एविडेंसेस से हम ये प्रूफ करेंगे, हम ये जानेंगे कि हॉर्स का जो प्रेजेंट डे मॉडर्न डे हॉर्स है वो कैसे बना, वो कैसे इवॉल्व। ठीक है ना? सो टिल देन टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।